हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अकरम। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और आकार। सबसे पहले हम बात करेंगे, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले कई दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक विकास किए हैं। आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मुख्यतः कृषि, उद्योग, तकनीकी व सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। इसके साथ साथ हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति। दोस्तों, भारत की स्थिति को हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेंगे विषुवत रेखा के द्वारा। ये हमने पृथ्वी का ग्लोब बनाया है। ये हमने 0 डिग्री की विषुवत रेखा, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, इसको दो हिस्सों में किया है। दोस्तों, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है और हम इसको स्पष्ट करते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा के द्वारा। ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। दोस्तों, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। दोस्तों, इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, इस प्रकार होती है ये वाली रेखाएं कुछ। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो कि 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। और देशांतर रेखाएं ध्रुव की ओर संकरी या फिर ध्रुव की ओर इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है। लेकिन वही जब आप अक्षांश रेखाओं की दूरी देखेंगे तो वो लगभग एक दोनों रेखाओं के बराबर है ध्रुव तक। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हाँ, जो इनका वृत्त होता है ना, वो ध्रुव की ओर कम होता चला जाता है उसका साइज। तो ये आपको आज कितनी बातें पता लग गई। एक तो आपको पता लगा कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, और उसके साथ साथ जब मैंने देशांतर रेखा को देशांतर रेखा के द्वारा देखा भारत की स्थिति को, तो भी हमें पता लगा कि ये पूर्णतः उत्तर और पूर्वी भाग में भारत स्थित है। ठीक है। जब हम देशांतर रेखा को के द्वारा जब हम देखते हैं, तो मैं इधर भी आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये इसको विषुवत रेखा को इधर आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बराबर, वैसे ही मैंने देशांतर रेखा के द्वारा जब भारत की स्थिति को देखना चाहा, तो हमें पता लगा, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तब हमें पता लगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर फाइनली हमें पता लगा कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है भारत पूर्णतः। ठीक है। इसके बाद में भारत जो है, यहां से भारत की दूरी जो है विषुवत रेखा से, वो 8 डिग्री, भारत की जो दूरी है विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट की है। और इसका जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, उत्तर की ओर जो आकार है, वो 37 डिग्री और 6 मिनट है। भारत की जो स्थिति है, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूं एक रफली मैप। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट,
उत्तरी जो सीमा है वो 37 डिग्री 6 मिनट, और जो पश्चिमी सीमा है वह है 68 डिग्री 7 मिनट, एवं जो पूर्वी सीमा है भारत की, कीबुथु जिसको कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसको हम देखेंगे तो वह है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अभी आपको पूरा पता लग गया कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के में विस्तारित है, या जो भारतीय भूभाग है वो इन रेखाओं के बीच विस्तारित है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो भूभाग है वो विश्व का 2.43% भूभाग है। भारत के पास जो है भूभाग विश्व का 2.43% है भारत का, और भारत इस क्षेत्रफल के द्वारा विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथे नंबर पे आ जाता है अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6 नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, एंड 7वें पे आता है हमारा प्यारा भारत। भारत के बाद भी हम 3 देख ही लेते हैं, जब हम अपने भारत पे आ ही गए हैं तो हम आगे के 3 भी देख लेंगे। 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, और जो 9वां नंबर है वह है कजाकिस्तान का, और जो 10वां नंबर है वह है अल्जीरिया का, जो कि अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। अर्जेंटीना जो देश है वो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वह लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। बाकी के जो रूस, चाइना, भारत और मैंने आपको गिनाया कजाकिस्तान, ये एशिया के ही देश हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको इधर समझाया था तो थोड़ा छोटा था, इसके लिए मैंने अभी आपको फुल मैप बना दिया है थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको इस तरीके से समझाया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैंने अभी आपके लिए पूरा ही मैप बना के तैयार कर दिया है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है कब छूता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे छूता है उत्तरी अक्षांश रेखाओं को। अब उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पे इसका भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश के तरफ समाप्त होता है। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें 68 डिग्री 6 मिनट पे 7 मिनट पे 68 डिग्री 7 मिनट पे जो पूर्वी देशांतर है वहां से इसका क्षेत्र प्रारंभ होता है, और इसका जो समापन या समाप्त होता है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे समाप्त होता है। अभी मुझे लगता है कि पूरा फाइनल और आपको सही तरीके से स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी ही देर पहले 4-5 मिनट पहले की कर्क रेखा 2 बराबर भागों में भारत को काटती है। इसमें अब कौन कौन से राज्य आ जाते हैं मैं आपको इधर लिख के भी दिखा दूंगा अभी जस्ट। राजस्थान, इसके पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अभी क्लियर समझ में आ गया आपको, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, जैसे ये एकदम बीच से काटती है ना भारत को, तो भारत को ये
भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसके साथ जो ऊपर में है, जो उत्तर में है, उसको हम कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, जोन, जोन कहते हैं। इसके साथ ही साथ एक रेखा गुजरती है, इसको हम, इस रेखा को हम कहते हैं भारत का मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री। ये भारत के यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, अक्षांश रेखा ही है लेकिन 23.5 डिग्री से गुजरती है, तो उसको नाम दिया गया है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से जो पूरब का क्षेत्र है, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर चलना चाहे तो कितना चलेगा, कितने किलोमीटर चलेगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में बताएं, वरना मैं तो लिख ही रहा हूं। 3214 किलोमीटर चलेगा। दक्षिण के उत्तर की ओर। इसी के साथ एक और दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर चलना चाहे तो किस स्थान पे जाके रुकेगा, या कितना किलोमीटर भारत में वह व्यक्ति चल सकेगा? अगर पता है तो भी कमेंट करें, और अगर नहीं पता है तो मैं लिख ही रहा हूं, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा, कोई व्यक्ति चलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं लिख दे रहा हूं। और जो ये वाला डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, अभी बराबर समझ में आया ना? कन्याकुमारी जो भारत का मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा कॉल, बराबर, पश्चिम में गौहर माथा या गौहर भोता कहते हैं लोग, गौहर भोता या माथा। पूरब में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थान है, जो कि अंतिम बिंदु है। इसी के साथ ही साथ 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को
भारत का मानक समय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में इसी से टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं, वरना कोई महोदय अगर यहाँ बैठा है तो वो दुख में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 बज रहे हैं तो यहाँ 9 बज रहे होंगे और यहाँ 11 बज रहे होंगे। इसके लिए एक समय दिया गया है और उसका सेंटर को बनाया है, इलाहाबाद को बनाया है। इलाहाबाद में नैनी जो स्थान है उसको इसका सेंटर बनाया है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई और इसको आप नोट करते चलें, बराबर नोट करते चलें, और ये आपका बहुत काम का है। सभी चीज़ों के साथ साथ 2-3 चीज़ें और जान लें आप। 10 मिनट लगेंगे और मुझे लगता है कि इतना भी समय नहीं लगेगा और जो चीज़ें हैं उन्हें जानने में। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो क्षेत्र है ना, जैसे हमारा जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर साझा करता है, जो सीमा साझा करता है, वो ना कितनी करता है, वो 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग दूरी के साथ। उसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा बॉर्डर सीमा किसके साथ करता है या किससे शेयर करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4,156, या एक जगह आपको मिलेगा 4,096 किलोमीटर। इन दोनों में से एक मिलेगा आपको, गूगल करेंगे तो, या किताबों में मोस्टली ज़्यादातर आपको मिलेगा 4,096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश, या भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है अफगानिस्तान, सबसे कम बॉर्डर सीमा भारत इसके साथ शेयर करता है 106 किलोमीटर का, बराबर। बट अभी ये ओकुपाइड पाकिस्तान में है, लेकिन हम अपना मानते हैं क्योंकि वो हमारा है, इसलिए हम मानेंगे कि भारत 106 किलोमीटर जो बॉर्डर साझा करता है वे अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ एक 4,096 किलोमीटर की। लिख भी देता हूँ मैं, 4,096 किलोमीटर, बराबर। फिर अब ये तो हो गई जो फिजिकल बॉर्डर शेयर करता है दूसरी कंट्रियों के साथ। अब हम देखेंगे कि समुद्र के साथ या समुद्र से कितने किलोमीटर की सीमा हमारा देश साझा करता है समुद्र के साथ, तो वह हो जाती है 6,100 किलोमीटर, जो मेनली करता है। लेकिन ये इतनी ही भर नहीं है, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे केरल के पश्चिम में तो आपको द्वीप मिल जाएंगे, जिस जो हमारा केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये, और अब हम देखेंगे बंगाली खाड़ी में, ये तो अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में हम देखेंगे हमारा ये, आप देखेंगे तो अंडमान अंडमान निकोबार जो है वो म्यांमार के नीचे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा देखने को, दिख रहा है ना आपको बराबर, दिख रहा है ना आपको बराबर, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि दिखता होगा। तो ये अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे हम देखेंगे अंडमान निकोबार, सच में इतना ऊपर नहीं है, तो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। ये इन दोनों को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला के इनका जो चारों तरफ का एरिया है वो है 1,416.6 किलोमीटर। ठीक है, 1,416.6 किलोमीटर का एरिया जो है इन दोनों
केंद्र शासित राज्यों का है। इन सबको मिला के जो समुद्र के साथ भारत की सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर का है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 15,222,000 है ना, 216.6 किलोमीटर हो जाता है। ये पूरा फाइनल किलोमीटर्स में जो हम नापेंगे हमारे भारत की बाउंड्री, तो वो इतनी हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। जो हाँ, एक चीज तो रही गई, ये जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है ना भारत का, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो रह ही गया था, ये तो बताना भूल ही गया था मैं आपको। तो ये हो गया अभी आपके पास। इसके पड़ोसी जो देश हैं वो मैं आपको गिना देता हूँ या लिखवा भी देता हूँ। लिखवा दूँ? चलो लिखवा देते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान हो गया ना अभी बराबर। समुद्री पड़ोसी देश, भारत के जलीय पड़ोसी देश, श्रीलंका एवं मालदीव। मालदीव मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत के पास अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। वर्तमान समय में भारत के पास 8 संपूर्ण राज्य हैं की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। मैं आपको बताता चलूं, हम अगर उत्तर से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की ओर गिनेंगे तो सबसे पहले गिनेंगे हम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे हम जो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में हम गिनेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु को दोनों तरफ गिना जाता है, पश्चिमी और पूर्वी। थोड़ा भाग उसका पश्चिम में भी लगता है और थोड़ा भाग उसका, और अधिकतर भाग इसका पूरब में लगता है। तो हम कहेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए। तो कितने अभी हमने राज्य गिन लिए। इसके बाद हम गिनेंगे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर हम अभी बीच के राज्यों में आ जाएंगे तो कहेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये हमारे राज्य हो गए। अभी हम गिनेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जो राज्य यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो हम गिनेंगे सिक्किम हो गया, असम हो गया, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये हमारे हो गए 28 राज्य टोटल। ठीक है, राजधानी आप चेक कर लेना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत का जो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का यहाँ पे कन्याकुमारी अभी आपको बताया था ना, कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु, वो मुख्य भारत का है। मुख्य जो भूमि है हमारी उसका दक्षिण बिंदु है, लेकिन
आप रियल में बात करेंगे ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वह अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु में है। इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का जो अंडमान निकोबार में है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य रूप से उसे कहेंगे दक्षिण इंदिरा पॉइंट। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेन मुख्य भूमि पे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कन्याकुमारी का ही नाम लेते हैं। इसके साथ साथ दो चार बातें और हैं। भारतीय भूभाग, पश्चिम जो भारतीय भूभाग है, अब लिख लेना ये लाइन, भारतीय भूभाग पश्चिमी व पूर्वी एशिया के मध्य स्थित है, बराबर। और एक दो बातें हैं इसमें, भारत इकलौता, ये मैं बता दे रहा हूं, आप सीधा लिख लो, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा या हिंद या दक्षिण महासागर, और जो सबसे छोटा है उसे बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर, जो कि नॉर्थ पोल पे या उत्तर में है, ठीक है। और ये समुद्र के रास्ते, जो भारत है वो अपने दक्षिण राज्यों के जरिए या समुद्र के रास्ते पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करता है, जो कि एक इकोनॉमी का बेहतर जरिया है, क्योंकि वहाँ से हमें सस्ते परिवहन मिलते हैं, समुद्र के रास्ते हमें सस्ते परिवहन मिलते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मैंने अभी बताया जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। और भारत के पड़ोसी देश जो मैंने आपको बता दिए समुद्री थे, श्रीलंका और मालदीव, आप याद रखोगे। और जो दो केंद्र शासित राज्य हैं समुद्र में, या जो द्वीपीय राज्य हैं, उन्हें मैंने अभी जैसे बताया आपको, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो समुद्र में जो भारत के मुख्य भूमि के अलावा जो द्वीप हैं समुद्र में, उनकी संख्या भी मैं लिख ही देता हूँ और आप भी लिख ही लें। भारत के जो मुख्य भूमि के अलावा जो द्वीप हैं उनकी संख्या है 243, ठीक है। जो टोटल संख्या है वो है 243। इनमें से जो 203 द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, लिख लें, बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। एवं 41 द्वीप हैं वे अरब सागर में स्थित है। बस इतना था आज का जो मैंने आपको समझाना था या पढ़ाना था, 9th क्लास का एनसीईआरटी। ये आपके एसएससी या फिर एसएससी जीडी या फिर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें सभी जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी और 9th क्लास की एनसीईआरटी से या किसी और बुक से एनसीईआरटी के पर्पस से पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक यू।